हेलो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, माय नेम इज़ शाहनवाज अहमद और आज हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल चैप्टर है, थोड़ा मैथमेटिकल मॉडल पर बेस है लेकिन है बहुत आसान। अब इसमें करना क्या होता है, ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसको कहाँ कहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस सिंपली देखा जाए तो ये एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व आउट करने में किया जाता है। पहला जो मेजर एप्लीकेशन है वो यही है कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने में इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम आपको एक चीज़ बता दें। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट है, कोई मशीन है, चलिए हम टरबाइन को ही ले लेते हैं। आपको एक टरबाइन बनानी है, एक नया कुछ साइज है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको उसको चेक करना है, तो क्या आप पहली बार बहुत बड़ा वो टरबाइन बना करके उस पर टेस्ट करेंगे? पता चला फेल हो गया तो वो पूरा मटेरियल, इतना जगह, इतना कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट सब बर्बाद हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, वो एक एक्चुअल मशीन ना बना करके उसी का एक मॉडल तैयार करते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे, खास तौर पे कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट में, मान लीजिए 2 किलोमीटर आपको ब्रिज बनाना है, तो क्या ब्रिज बनाने के बाद उसके ऊपर लोड टेस्टिंग कीजिएगा? ब्रिज गिर गया तो, लोड नहीं बियर कर पाया तो, फॉल्ट निकला तो आपने जो 2 किलोमीटर तक ब्रिज बनाया, मेहनत, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, टाइम, सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी? बर्बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 किलोमीटर का ब्रिज ना बना करके हम लोग एक छोटे सी जगह पर हम लोग 2 मीटर का ब्रिज तो बना सकते हैं ना। ठीक है, दैट इज हमने 2 किलोमीटर को उसको क्या कर दिया, छोटे स्केल पर बनाया 2 मीटर का। ठीक है, जो मटेरियल एक्चुअल में यूज करना था वही मटेरियल यहां भी यूज किया। वहां थिकनेस सपोज दैट 1 मीटर मोटाई होनी चाहिए थी, तो यहां हमने 20 सेंटीमीटर मोटाई रखा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, एक्चुअल का एक मॉडल तैयार किया और हमको पता है लेंथ में कितना कमी किया है हमने, थिकनेस में कितनी कमी की है हमने, विड्थ में कितनी कमी की है, ये सारी चीजें पता है। फिर उसके ऊपर लोड टेस्टिंग करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको एक्चुअल मशीन या उस साइज के हिसाब से क्या कर देंगे, उसके ऊपर क्या कर देंगे, फिर हम लोग फोकस्ड कर देंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, मैग्नीफाई करके देखेंगे और पता चल जाएगा कि आपका जो एक्चुअल मशीन होगा या स्ट्रक्चर होगा उसकी क्या क्या बियरेबल प्रॉपर्टीज होंगी, वो कैसे वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री में भी जब एक्चुअल काम करना होता है, कुछ नया कुछ होता है, तो पहले मॉडल बना के उस पर टेस्ट किया जाता है, छोटा बना करके। तो यही चीज आपके कॉलेज में भी होता है। आपके कॉलेज में देखते हैं कि पंप रखा है, हाइड्रोलिक टरबाइन रखा है। क्या हाइड्रोलिक टरबाइन वही होता है? उतना ही बड़ा होता है। रियल हाइड्रोलिक टरबाइन का साइज उससे काफी ज्यादा होता है, लेकिन वो टरबाइन भी बिल्कुल उसी तरीके का बिहेवियर देता है जैसा आपका हाइड्रोलिक टरबाइन रियल में है। तो आपको स्टडी करने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने में। ठीक है, दैट इज कि कहीं ना कहीं ये मॉडल टेस्टिंग में यूज होता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो क्या है, मॉडल टेस्टिंग। ठीक है, क्लियर है? दूसरा एप्लीकेशन क्या है, डायमेंशनल होमोजेनिटी चेक करने में। ठीक है, अब ये डायमेंशनल होमोजेनिटी चेक करने का मतलब क्या है? डायमेंशनल होमोजेनिटी चेक करने का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए
कोई इक्वेशन बनाया है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो भी इक्वेशन है उन दोनों के डायमेंशन आपस में क्या है, सेम है कि नहीं है। अगर सेम होंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनस है, और अगर सेम नहीं आया, डेट इज LHS एंड RHS दोनों के इक्वेशन अलग अलग आ गए, तो हम लोग कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली नॉन होमोजीनस है। अक्सर आपको ये यूज होता है, और ये कहीं ना कहीं आपने 11th क्लास में पढ़ा है। डायमेंशनल होमोजीनिटी चेक करने के लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, MLT करके बैलेंस करते थे और पावर निकालते थे और एक फार्मूला बनाते थे जिसको एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, रेलिन क्राइटेरिया। ठीक है, और इंजीनियरिंग में एक और मैथमेटिकल रूल उसमें ऐड हो जाता है, एक नया रूल और आ जाता है जिसको आप लोग पढ़ते होंगे, बकिंघम पाई थ्योरम। तो देखिए, रेलिन क्राइटेरिया है या बकिंघम पाई थ्योरम है, ये एक ऐसे मेथड है जिनको ऑब्जेक्टिव में पूछ पाना पॉसिबल नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। लेकिन हाँ, आपको जानना चाहिए कि रेलिन क्राइटेरिया क्या होता है और बकिंघम पाई थ्योरम क्या है, क्योंकि बकिंघम पाई थ्योरम में एक ही जगह है जहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, वो ये कि अक्सर पूछ लेता है बकिंघम पाई थ्योरम में कि नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने होते हैं या कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या समझ में आई आपको, सबसे पहला यूज है मॉडल टेस्टिंग में डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, तो ये एक तरीके का मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल टूल है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मॉडल टेस्टिंग में, एंड दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहा जाए तो डायमेंशनल होमोजेनिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन के डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का, तो सबसे पहले अभी हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दो एप्लीकेशन बता चुके हैं, मॉडल टेस्टिंग बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा रहे हैं। तो मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो अगर हम लोग मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें तो इसके दो मेथड हैं। पहला है रेलिन मेथड और दूसरा है बकिंघम पाई थ्योरम। ठीक है, तो दो मेथड है, एक है आपका रेलिन मेथड और दूसरा है आपका बकिंघम पाई थ्योरम। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये रेलिन मेथड क्या है जिसका इस्तेमाल हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के लिए करते हैं, यानी डायमेंशन को चेक करने के लिए करते हैं। LHS RHS के डायमेंशंस क्या हैं, बराबर है नहीं है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो रेलिन मेथड जो है वो वही मेथड है जो आप 11th क्लास में पढ़ते थे। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी क्वेश्चन दिया है या कोई भी आपको फेनोमेना है उसको डिस्क्राइब किया गया है, तो कोई भी फिजिकल फेनोमेना अगर हुआ तो फिजिकल फेनोमेना को हम लोग फिजिक्स में किसके टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग वेरिएबल्स के टर्म्स में, वेरिएबल्स के टर्म्स में हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि फिजिकल फेनोमेना है, इसको किसी न किसी वेरिएबल के टर्म्स में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखिए, वेरिएबल बेसिकली दो टाइप के होंगे। ठीक है, एक वेरिएबल वो होगा जो डिपेंडेंट होगा, ठीक है, और एक वेरिएबल वो होगा जो इनडिपेंडेंट होगा। मतलब क्या है, देखो सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस तरीके से आपको मान लीजिए कह दिया, सपोज दैट हमने कहा कि किसी बॉडी पर कोई ड्रैग फोर्स लग रहा है, और ये ड्रैग फोर्स उस बॉडी के डाया पर डिपेंड करता है, डायनेमिक विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से कुछ कह दिया। तो देखो,
मैंने किसी फेनोमेना को, यानी कि ड्रैग फोर्स के फेनोमेना को, ये कुछ हो रहा है ना फेनोमेना, उसको डिस्क्राइब किया, लेकिन किसके टर्म्स में किया? वेरिएबल्स के टर्म्स में। ऑल आर दी वेरिएबल्स, ये जितने भी लिखे ये सब वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल में भी मैंने बोला कि देखिए ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है इस पर, इस पर, इस पर। दैट इज कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये कैसा वेरिएबल है? ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये तीनों कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और बहुत आसान है, इसको ऐसे भी समझो, वो फिजिकल क्वांटिटी जो खुद से ही एक्सप्लेन हो जाए वो इंडिपेंडेंट में रहेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा कि कोई भी फंक्शन है, सपोज दैट x कोई टर्म है, वेरिएबल है, ये फंक्शन ऑफ क्या है? तो ये फंक्शन ऑफ, सपोज दैट ऐसे कह दिया गया a b c d एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि x कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इन सारे वेरिएबल्स पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये चीज लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे ही आप फंक्शन को हटाएंगे, कांस्टेंट दे देंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सबको लिखेंगे और इन सब के ऊपर क्या करेंगे? पावर्स लिख देंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके से अज्यूम कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस x का डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन किसके टर्म्स में लिख सकते हैं? हम लोगों को पता है कि डायमेंशन को MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे। इन सबको भी डायमेंशंस के फॉर्म में लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमको इसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो देखो, ये एक मैथमेटिकल टूल जैसा बताया। बेहतर है इसको और अच्छे से अगर समझना है तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं अगर हम इसको इस पर बात करें केवल तो आपको उतना क्लैरिटी नहीं आएगा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी क्वेश्चन से आप उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी अगर हमने लिखा है फिनोमेना को, कोई भी फिनोमेना हो रहा है तो उसको हम वेरिएबल्स के टर्म में क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। अब वेरिएबल्स भी कैसे होंगे? तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, और इन सबको हम लोगों को क्या करना है? पहचानना है। पहचानने के बाद उसको सॉल्व करना मैथमेटिकली, अपने आप क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं आपको। ठीक है, तो रेलिंग मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम लोग देखेंगे, और ये बेसिकली 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, the time period of simple pendulum depends on length of pendulum and acceleration due to gravity, derive an expression for time period of सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? एक क्वेश्चन लिख दिया। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे तो हमने एक फिनोमेना है, उस फिनोमेना को डिस्क्राइब किया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? टाइम पीरियड, दैट इज टी। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है किस पर? लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर, दैट इज एल, एंड किस पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि t इज अ फंक्शन ऑफ l एंड g। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है इन दोनों पर, क्योंकि l एंड g आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टाइम पीरियड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैंने फंक्शन का साइन हटाया, कांस्टेंट दिया, यहां l लिखा, यहां g लिखा, इस पे पावर a दे दिया, इस पे पावर b दे दिया। ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको क्या बताया, जितने भी यहां पर टर्म्स आए हैं इन सबको हम लोग क्या करेंगे? डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे और क्या करेंगे? उनको बैलेंस करेंगे।
तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, m0, l0 और t टाइम के लिए पावर 1, ठीक है। k कांस्टेंट है कोई, रहने दिया। l की जगह पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ है, डेट इज की m0, l पे पावर 1, टाइम पे पावर 0 और इस पूरे पे पावर क्या दे दिया हमने, a। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि m0 l1 t-2, ठीक है। और इस पर पावर दे दिया हमने b, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन लिख दिया lt-2 और जैसे सब पे पावर था वैसे ही लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबको बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहां से सिंपली दो इक्वेशन मिल जाएगा, यहां पर भी m पे पावर 0, यहां पर भी m पे पावर 0, यहां पर भी m पे पावर 0, डेट इज m पे पावर तीनों पर 0, 0 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ l पर, l पे पावर यहां है 0, लेकिन यहां पर l पे पावर कितना है, 1 इंटू a, और यहां पर है b, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपको 0। ये आपको मिल गया पहला इक्वेशन। फिर आ जाओ t पर, यहां पर t पे पावर है 1, यहां पर t पे पावर है 0 और यहां पर t पे पावर है -2b, डेट इज कि b बराबर कितना आया, -1/2, ठीक है। इसको आप कहां कर दो, पुट इन 1 में रख दो। जैसे ही 1 में रखोगे तो a बराबर आ जाएगा कितना, प्लस में 1/2, ठीक है। तो देखिए b पे पावर माइनस में 1/2 आया, a पे पावर प्लस में 1/2 आ गया, ठीक है। जब पावर मिल गया अब आप क्या करो, यहां पुट कर दो, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि t बराबर k, l पे पावर a था और g पे पावर b था। t बराबर k, l पे पावर a का मतलब कितना है, 1/2 और g पे पावर कितना है, -1/2, ठीक है। अब आप देखो k का k लिखा है, l पे पावर प्लस में 1/2, ये माइनस में 1/2, l/g नीचे कर दिया, इसे पावर 1/2 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। दैट इज की k रूट अंडर l/g आ गया, t इज द टाइम पीरियड। तो बेसिकली टाइम पीरियड जो आता है, और k इज द कांस्टेंट है, और हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, 2 रूट अंडर l/g। तो k कोई कांस्टेंट है, यानी कि हम लोगों को एक इक्वेशन निकल के चला आया, ठीक है। तो रेलिन क्राइटेरिया कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया, ये 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल मेथड है। अब दूसरा मेथड जो है वो कौन सा है, वो है बकिंघम पाई थ्योरम। तो बकिंघम पाई थ्योरम में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको जब भी पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वहां सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ पाई टर्म्स, कितने पाई टर्म्स की इक्वेशन बनेंगे, ये पूछा जाता है आपको किसमें, बकिंघम पाई थ्योरम में, ठीक है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को नहीं मिटाते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए हम आपको बता देंगे। तो अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है बकिंघम पाई थ्योरम की। तो देखिए अगर हम बात करने लग जाए बकिंघम पाई थ्योरम की, तो सबसे पहले मैंने अभी भी बता ही चुके हैं कि वेरिएबल्स बेसिकली कितने होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, देखो बकिंघम पाई थ्योरम ये कहता है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, n से। दैट इज कि n जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा विच इज द समेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी कोई क्वेश्चन देगा हम लोगों के पास जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उन सब को हम किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में डिपेंडेंट वेरिएबल है t और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है l एंड g। देखिए तो दिख रहा है आपको।
तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने मिले आपको? 1 2 3, यानी कि n कितना मिल गया? 3। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब भी आपसे कोई पूछे कि n कितना है तो 3 था। दूसरी चीज क्या कहता है बकिंघम पाई थ्योरम का पहला रूल कि वेरिएबल्स को n से डिनोट कीजिए। दूसरा ये रूल कहता है कि इन n वेरिएबल्स को आप कंप्लीटली डायमेंशन से क्या कीजिए? एक्सप्लेन कीजिए। तो जितने भी नंबर ऑफ डायमेंशंस इनके लिए रिक्वायर्ड हैं उनके नंबर को आप क्या कहेंगे? m कहेंगे। मतलब क्या है? देखो, हम लोगों को डायमेंशन को लिखने के लिए m l t इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो टाइम को लिखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? m 0 होगा, l 0 होगा, केवल t, यानी कि केवल t की जरूरत पड़ेगी, l और m की जरूरत तो पड़ी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, l लेंथ है तो l की जरूरत पड़ी, m 0 है, यहां t 0 है, लेकिन हाँ t चाहिए क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना है, l चाहिए क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना है लेंथ ऑफ द पेंडुलम को, और g का क्या था? तो lt-2। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जितने भी वेरिएबल्स आए हैं इन n वेरिएबल्स को आपको क्या करना है? कंप्लीटली डायमेंशन के फॉर्म में क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और जब आप एक्सप्लेन कर दो डायमेंशन के फॉर्म में, देन आपको देखना है कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डायमेंशंस क्या है इन सबको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपके पास देखिए m l t 3 होते हैं, और भी चाहिए तो वो भी होगा, लेकिन यहां पर हम लोगों को m की जरूरत है ही नहीं, केवल t चाहिए और l चाहिए, और इन्हीं t एंड l से इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ डायमेंशन रिक्वायर्ड, हम लोगों को कितने डायमेंशन रिक्वायर्ड है इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं m। और यहां पर कितने डायमेंशन रिक्वायर्ड है? तो केवल t और केवल l, क्योंकि t और l से ही इन सब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोगों को नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डायमेंशंस कितने चाहिए? केवल 2, जबकि वेरिएबल कितना आया है? n। अब याद रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पाई टर्म्स क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स इज ऑलवेज n - m। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकली भी पूछा जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम बकिंघम पाई थ्योरम से अगर एक्सप्लेन करते तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितना मिलता? 3 - 2 = 1, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पाई टर्म्स बताइए, तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाहो तो इसको और भी तरीके से आप बना सकते हो। क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई भी बुक उठाओ स्टैंडर्ड बुक, और उस स्टैंडर्ड बुक से आप क्या करो? इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका तरीका क्या कि डायमेंशनल होमोजेनिटी को चेक करने के लिए डायमेंशन एनालिसिस का मेथड है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ दी आपको एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है वो ये आता है कि कौन से इनमें से इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनस है और कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनस नहीं है। अगर कोई इक्वेशन दिया गया है और उसके LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन सेम आता है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनस होगा, और अगर अलग अलग आ रहा है तो वो डायमेंशनली नॉन होमोजीनस होगा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो कुछ इक्वेशंस हैं उनको हमेशा याद रखिएगा, वो डायमेंशनली नॉन होमोजीनस होंगे, और मोस्ट ऑफ द इक्वेशन जो है वो आपको क्या रहेंगे? डायमेंशनली होमोजीनस होंगे, ठीक है। तो अक्सर ये पूछा जाता है। तो खैर, सबसे पहले देखिए, मॉडल टेस्टिंग वेस्टिंग पढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, वो ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड में हम लोगों को कौन कौन से फोर्सेस मिलते हैं, उन सारे फोर्सेस को हम दोबारा से यहां पर लिखेंगे, लेकिन इस बार जब भी हम लेंथ को लिखेंगे तो लेंथ को या डिस्टेंस को, यानी मीटर अगर यूनिट में आ रहा है तो उस मीटर को हम हमेशा L लिखेंगे, यानी कि उसको हम कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहला जो फोर्स हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है इनर्शिया फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स क्या है? तो हम लोगों को पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, इनर्शिया फोर्स होता है। ठीक है, और इनर्शिया फोर्स को हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है, इसलिए सबको हम एल के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी बाय टाइम। देखिए समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने रो को तो रो लिखा, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। और मैंने बोला है ना कि डिस्टेंस को एल से डिनोट करेंगे, तो हम वॉल्यूम को लिख देंगे एल क्यूब, और वेलोसिटी को वी और टाइम को टी। अब हम ऐसा करते हैं, रो इनटू एल बाई टी, एक यहां पर ले लिया, यहां पर वी ले लिया, और इसके अंदर वाला एल स्क्वायर इधर लिख दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो देखिए एल बाई टी यानी मीटर बाई टाइम क्या होगा? वेलोसिटी। दैट इज कि हम लिख सकते हैं रो इंटू वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो इनर्शिया फोर्स जो हम लोगों को निकला वो कितना आया? यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब भी हम आगे आपको ये इसलिए सिखा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को, क्योंकि आपको डायमेंशनल एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनलेस नंबर पढ़ने हैं, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर, यूलर नंबर। तो ये सारे नंबर जो है ना बेसिकली इन्हीं फोर्सेस के रेशियो हैं। तो इन सारे फोर्सेस का वैल्यू कैसे पुट करना है, इसलिए हम लोग उसको निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स मैंने आपको पढ़ाया इनर्शिया फोर्स। सेकंड नंबर पर है आपका विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स हम लोग बताने जा रहे हैं। विस्कस फोर्स का मतलब फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स हम लोग कैसे लिखेंगे? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया होता था विस्कस फोर्स, याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर। शियर फोर्स को क्या लिखते हैं? म्यू du बटा dy। du क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, तो चलो v लिखते हैं, वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, और इस पूरे को एरिया से मल्टीप्लाई करना है। एरिया को क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, सॉरी यहां पर आपको du बटा dy था ना, तो du यानी वेलोसिटी और dy मतलब डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को l से लिखा है, यहां से एक v l से हमने एक l क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। तो विस्कस फोर्स को हम लोग जब भी लिखेंगे म्यू v इंटू एल लिखेंगे, आगे जब भी लिखेंगे। ठीक है, तीसरा फोर्स है मेरा वो है प्रेशर फोर्स। फोर्स ड्यू टू प्रेशर जो आएगा वो है मेरा प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स क्या होता है? चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, एंड चेंज इन प्रेशर को डेल्टा पी ही लिखेंगे, एरिया को लिख देंगे एल स्क्वायर। ठीक है, याद रखो हमेशा जिसकी यूनिट मीटर में है वो मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, उन सबको हम एल के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ टर्म्स जो है प्रेशर फोर्स के बाद आ जाओ ग्रेविटी फोर्स पर, यानी ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगेगा। और ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? mg, मास को लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी को डेंसिटी लिखा, वॉल्यूम को लिख दिया एल क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब उसकी यूनिट होती है, और इसको हमने लिखा g। तो ग्रेविटी फोर्स इज रो इंटू एल क्यूब इंटू जी। एंड नेक्स्ट आपको आ जाइए सरफेस टेंशन फोर्स पर। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो ये तो लेंथ ही है, तो एल ही रहने दो। नेक्स्ट फोर्स आ जाओ इलास्टिक फोर्स या कंप्रेसिबिलिटी फोर्स पर। इलास्टिक फोर्स कहो या कंप्रेसिबिलिटी फोर्स कहो, ये क्या होता है? बल्क मॉडुलस इनटू एरिया। ठीक है, k इंटू एरिया, और k को हम k ही लिखेंगे, लेकिन एरिया को लिख देंगे एल स्क्वायर। तो देखिए हमने आपको ये बताया जितने भी फोर्सेस लगते थे, फ्लूइड डायनेमिक्स में बताया था दीज आर दी फोर्सेस जो हमेशा फ्लूइड फ्लो पर लग रहा होगा। तो इन सारे फोर्सेस को हमने क्या किया है? एल के फॉर्म में लिखा है। एल एक्चुअली क्या है? एल इज द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। हम लोग यहां पर एल उस डायमेंशन को कह रहे हैं जो उसके लिए फ्लो के लिए क्रिटिकल है। ठीक है,
तो ये 6 फोर्सेस निकल गए और इन्हीं 6 फोर्सेस का रेशियो अगर हम लोग करते जाएंगे तो हम लोगों को अलग अलग डायमेंशनलेस नंबर मिलते जाएंगे। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। और इसमें सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में रेनॉल्ड्स साहब ने बताया कि इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, ठीक है। यानी कि ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये बेसिकली इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स का क्या है, रेशियो है। अभी इनर्शिया फोर्स अभी तुरंत हमने निकाला है, देखिए वहां पर क्या है, तो इनर्शिया फोर्स है रो इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर या रो वी स्क्वायर इंटू एल, रो वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। एंड विस्कस फोर्स कितना निकाला है हमने, म्यू वी इंटू एल। तो देखिए हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, L से एक L कैंसिल कर देंगे, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल कर देंगे, तो आपको क्या बचेगा, रो वी एल अपॉन म्यू। इसीलिए जब भी हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर लिखेंगे तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, रो वी एल अपॉन म्यू। अब ध्यान से देखो ये वही है जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर लिखते थे ना, रो वी डी अपॉन म्यू। अरे एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। पाइप फ्लो पढ़ रहे हो तो एल को डी से बदल दो, ठीक है। फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट पढ़ रहे हो तो एल को किससे बदल दो, एक्स से बदल दो। तो आप कहीं ना कहीं इस एल को उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन को रखते जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को रखते जाएंगे, रेनॉल्ड्स नंबर मिलता चल जाएगा। तो यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर अक्सर अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं रो वी एल अपॉन म्यू इज द रेनॉल्ड्स नंबर, हेयर एल इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो पहला आपको निकल गया रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। याद रखो, देखो एक चीज ध्यान से, मैंने 6 फोर्सेस जो निकाले हैं ना ये एकदम सीरियल नंबर में निकाले हैं। हमेशा याद रखो, यहां पर आपको बता दें जितने भी डायमेंशनलेस नंबर पढ़ाए जाएंगे सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर को छोड़ करके सारे डायमेंशनलेस नंबर जो होंगे उन पर रूट अंडर होता है, अक्सर पूछा जाता है। और हमेशा याद रखो न्यूमरेटर कभी नहीं बदलेगा, कोई भी नंबर पढ़ा दें आपको सबके न्यूमरेटर में एक ही फोर्स रहेगा, वो है इनर्शिया फोर्स, ठीक है। केवल हम डिनोमिनेटर को क्या करते जाएंगे, बदलते चले जाएंगे और नया नया नंबर मिलता जाएगा। तो क्या याद रखना है, कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, कोई भी नंबर पूछ दे, सपोज दैट फ्रॉड नंबर पूछ दे, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसा होगा जिसमें आपको न्यूमरेटर में इनर्शिया फोर्स नहीं लिखा होगा, तो पहले ही समझ जाना कि वो गलत है। दूसरी चीज, रेनॉल्ड्स नंबर को छोड़ के बाकी जितने नंबर है उन सब पर रूट अंडर है, ठीक है। तो अब देखो अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका यूलर्स नंबर, ठीक है। यूलर्स नंबर को क्या कहा जाता है, तो यूलर्स नंबर को डिनोट किया जाता है इससे, इट इज द रेशियो बिटवीन, न्यूमरेटर में वही इनर्शिया फोर्स होगा, लेकिन अब देखो विस्कस फोर्स का काम हो चुका है, अब कौन सा फोर्स बचा, प्रेशर फोर्स। तो यूलर्स नंबर इज द इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स का रूट अंडर, ये होता है यूलर्स नंबर। इनर्शिया फोर्स हमने क्या निकाला है, निकाल चुके हैं, रो इंटू वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। प्रेशर फोर्स इज डेल्टा पी इंटू एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मेरे को यूलर्स नंबर लिखना है तो हम रो को अगर इसके नीचे भेज दें तो क्या होगा, वेलोसिटी स्क्वायर पे से रूट अंडर हट गया, क्या बचा, डेल्टा पी बाई रो। तो यूलर्स नंबर बेसिकली क्या है, ये है यूलर्स नंबर, ठीक है। और यहीं पर याद रखिएगा कि इनवर्स ऑफ यूलर्स नंबर जो होता है ये होता है न्यूटन्स नंबर, ठीक है। यूलर्स नंबर का जो इनवर्स होता है उसको न्यूटन नंबर कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपने प्रेशर फोर्स बाई इनर्शिया फोर्स लिखा है कहीं पर, कोई पूछ दे कि प्रेशर फोर्स बाई इनर्शिया फोर्स का रेशियो क्या कहलाता है,
तो ये कहलाता है प्रेशर कोएफिशिएंट या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको कहते हैं प्रेशर कोएफिशिएंट या फिर इसी को कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो ध्यान से अगर कोई बोले कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन प्रेशर फोर्स एंड इनर्शियल फोर्स, देन द करेक्ट आंसर इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर कोएफिशिएंट। लेकिन अगर ये कहा जाए कि रूट अंडर Fi बाई FB क्या होता है, तो इट इज द यूलर्स नंबर। और अगर रूट अंडर FB बाई Fi होगा तो वो कहलाएगा न्यूटन नंबर। ठीक है, तो ये दो नंबर हमने देखा। अब हम लोग तीसरे नंबर की तरफ पढ़ते हैं। फिर से वही होगा, तीसरे नंबर में भी न्यूमरेटर में रहेगा वही इनर्शिया फोर्स। और अब देखो प्रेशर का काम हो चुका है, तो उसके बाद कौन बचा है, ग्रेविटी फोर्स। तो हम ग्रेविटी फोर्सेस को डिवाइड करेंगे और रूट अंडर मार देंगे, तो जो नंबर बनेगा उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, वो कहलाएगा आपका फ्राउड्स नंबर। ठीक है, तो तीसरा नंबर है आपका FROUDE, फ्राउड नंबर। ठीक है, फ्राउड नंबर जो है ये क्या है, इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स का रूट अंडर होता है। इनर्शिया फोर्स इज रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय ग्रेविटी फोर्स इज, देखिए यहां से रो इंटू एल क्यूब इंटू जी, रूट अंडर रो से रो कैंसिल, वेलोसिटी स्क्वायर से ये कैंसिल, क्या होगा, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी, रो वी स्क्वायर, ये है एल, ये एल, तो एल स्क्वायर से एल क्यूब कैंसिल किया। ठीक है, ऊपर क्या बचा, v बाई रूट अंडर एल जी, दिस इज दी फ्राउड्स नंबर। ये जितने नंबर है याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे नंबर हम लोगों को मॉडल टेस्टिंग में यूज होंगे और वहां पर हम डायरेक्टली लिख देंगे कि ये नंबर का वैल्यू ये होता है, इस नंबर का वैल्यू ये होता है। कैसे आ रहा है समझ में आया, दिस इज कॉल्ड फ्राउड्स नंबर। अब फ्राउड नंबर का इस्तेमाल कहां किया जाता है, चैनल में। तो फॉर चैनल फ्लो, जो लोग चैनल फ्लो पढ़ते हैं उन लोगों को पता होगा कि कहा यह जाता है कि अगर फ्राउड नंबर का वैल्यू लेस देन 1 है तो चैनल के अंदर जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, वो फ्लो कैसा फ्लो होगा, सब क्रिटिकल फ्लो होगा। लेकिन ये वैलिड है केवल किसके लिए, चैनल के लिए, पाइप में मत लगा देना। ठीक है, दूसरी चीज, फ्राउड नंबर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। ठीक है, और अगर किसी भी चैनल में फ्राउड नंबर का वैल्यू 1 के बराबर आ जाए तो कहा जाता है कि उस चैनल के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो कैसा फ्लो है, तो क्रिटिकल फ्लो है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो है फ्राउड नंबर के बाद वो है आपका वेबर्स नंबर, वेबर्स नंबर। ठीक है, और देखो यहां पर एक चीज और याद रखना, तुम लोग और करोगे तो न्यूमरेटर में हमेशा इनर्शियल फोर्स है, सिर्फ डिनोमिनेटर बदलता जा रहा है। तो इससे यह भी पता चलता है कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो किस तरीके के फ्लो के लिए है, तो डिनोमिनेटर में था विस्कस फोर्स यानी विस्कस फ्लो के लिए है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कोई पूछ दे कि सर फ्रॉड्स नंबर कहां पर ज्यादा जरूरी है, कब हम लोग यूज करेंगे, या फ्रॉड नंबर किस तरीके के लिए है, ठीक है, या कौन सा फोर्स उसमें डोमिनेंट होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर ग्रेविटी फोर्स जहां पर डोमिनेंट होगा वहां पर हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना होता है, फ्राउड नंबर का। ठीक उसी तरीके से यूलर नंबर कब इस्तेमाल करेंगे, कब डोमिनेंट होगा, तो सर जब प्रेशर फोर्स हावी रहेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है ना, सबके न्यूमरेटर में इनर्शिया है, केवल क्या चीज बदल रहा है, डिनोमिनेटर। तो हमेशा याद रखो ऑब्जेक्टिव का जब भी क्वेश्चन दे, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही हावी होगा या उसी सिचुएशन में वो नंबर बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जहां पर वो फोर्स डोमिनेंट होगा। ठीक है, अब वेबर्स नंबर पे आ जाओ। वेबर्स नंबर कहता ये है कि इट इज द रेशियो बिटवीन इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी के बाद कौन आ गया, सरफेस टेंशन फोर्स का रूट अंडर। इनर्शिया फोर्स इज रो वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई सिग्मा इंटू एल, एल से एल कैंसिल, और ये रहा रूट अंडर। तो यहां बचा आपको v बाई सिग्मा बाई रो इंटू एल का रूट अंडर। ठीक है, ये रहा आपका वेबर्स नंबर। ठीक है,
इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेबर्स नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट नंबर है उसको कहा जाता है मैक नंबर। तो मैक नंबर भी क्या होगा, ठीक उसी तरीके से इनर्शिया फोर्स और किसका रेशियो करेंगे हम लोग, इलास्टिक फोर्स का या कंप्रेसिबिलिटी फोर्स का, और उसके ऊपर अगर हम लोग रूट अंडर डाल देंगे तो जो नंबर मिलेगा उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, वो नंबर कहलाएगा मैक नंबर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट यानी 5 हम लोग आ गए मैक नंबर पर। तो मैक नंबर क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन इनर्शिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स का रूट अंडर या कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, रो इंटू वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई इलास्टिक फोर्स कितना था, के इंटू एल स्क्वायर का रूट अंडर। यहां से देखिए एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैक नंबर इज इक्वल टू वी बाई रूट अंडर के बाई रो। और हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर के बाई रो यानी बल्क मॉडुलस बाई रो अगर किया जाए तो ये सी कहलाता है, क्योंकि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग मैक नंबर को लिख दें v बाई सी। ठीक है, क्लियर है। और यहीं से याद रखिएगा, मैक नंबर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो एक और नंबर बनता है, उसी को कहा जाता है कैचीज नंबर। ठीक है, जनरली शायद कभी पूछ लिया जाए कि कैचीज नंबर क्या है, तो मैक नंबर का स्क्वायर क्या कहलाता है, कैचीज नंबर। मैक नंबर कहां पर हम लोगों को यूज करते हैं या कब यूज करते हैं, तो आप कहोगे कि सर जहां पर कंप्रेसिबिलिटी फोर्स या इलास्टिक फोर्स डोमिनेंट होगा वहां पर हम लोग हमेशा किसका नंबर, कौन से नंबर का इस्तेमाल करेंगे, मैक नंबर। क्योंकि देखो बहुत सारे नंबर हो गए ना, कोई पूछ सकता है कौन नंबर कब यूज करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखोगे जो डिनोमिनेटर में जो फोर्स है अगर वो फोर्स हावी है तो वही नंबर का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहीं से अब याद रखिएगा नॉर्मल फ्लो के लिए। ठीक है, कि अगर मैक नंबर जो है, इस मैक नंबर का वैल्यू अगर 1 से कम आए तो हम लोग कहेंगे कि जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का वो सब सोनिक है। क्योंकि देखो अगर v और c दोनों बराबर हो गया, v इज द फ्लो वेलोसिटी एंड c इज द स्पीड ऑफ साउंड, अगर दोनों बराबर है इसका मतलब मैक नंबर आएगा 1। और मैक नंबर 1 आने का मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, साउंड की स्पीड से मूव कर रहा है, इसीलिए उस तरीके का फ्लो कैसा कहलाएगा, सोनिक फ्लो है, साउंड की स्पीड से हो रहा है। उससे कम है तो सब सोनिक है। और अगर मैक नंबर का वैल्यू 1 से ज्यादा हो मतलब फ्लो कैसा है, सुपर सोनिक फ्लो है, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज फ्लो हो रहा है। और अगर कभी मैक नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 5-6 आ जाए, 5-6 से भी ज्यादा आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि जो फ्लो है वो कैसा है, हाइपरसोनिक फ्लो है। तो रॉकेट्स वगैरह जो होते हैं वो हाइपरसोनिक फ्लो पर काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आया कि हम लोगों के पास डायमेंशनल एनालिसिस को चेक करने का 2 मेथड है, रेलिन मेथड, बकिंघम पाई थ्योरम। रेलिन मेथड क्या होता है, बकिंघम पाई थ्योरम क्या होता है, उसमें हम लोग कैसे निकाल रहे हैं ये चीज है। ठीक है, बकिंघम पाई थ्योरम को पूरा सॉल्व करना इसलिए नहीं सिखाया, वो कभी जिंदगी में आपसे नहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। ठीक है, दूसरी चीज फिर हमने सीखा कि डायमेंशनल होमोजेनस चेक करना है तो ये तो रेलिन लगा लो या बकिंघम लगा लो। ठीक है, फिर दूसरा हमने ये सीखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से होंगे और उन सारे फोर्सेस का आपस में रेशियो करेंगे तो हम लोगों को 5 नंबर मिलेंगे। पहला नंबर रेनॉल्ड्स नंबर, यूलर नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर्स नंबर एंड मैक नंबर, ये सारी चीजें हमने देखा। ये नंबर हमने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि जब हम आपको मॉडल टेस्टिंग कल पढ़ाएंगे तो मॉडल टेस्टिंग में इसका यूज होगा, क्योंकि कल हम शुरू करेंगे कि मॉडल टेस्टिंग क्या होता है और मॉडल टेस्टिंग को हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मॉडल टेस्टिंग से ही न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये सब तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा,
मतलब ऑब्जेक्टिव देखा, अगर ये आता है तो डायरेक्ट आंसर पता है, लेकिन मॉडल टेस्टिंग में न्यूमेरिकल होगा। तो मॉडल टेस्टिंग कैसे हम लोग करते हैं ये हम आपको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में। टिल देन आप लेक्चर को देखिए, एंजॉय कीजिए। टिल देन गुड बाय।